बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था। वैसे तो बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, लेकिन उसे बेटियों से बहुत नफरत थी। खुदा की कुदरत के उसको जो पहली औलाद मिली वो बेटा ही अल्लाह ने दिया, जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसकी बीवी जब फिर उम्मीद से हुई और जब बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए तो उस बादशाह को किसी दूसरे मुल्क जरूरी काम से जाना पड़ गया और उसने अपनी मलका से कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ठीक, अगर बेटी पैदा हुई तो उसको मेरे आने से पहले ही मार देना। खुदा की कुदरत के बादशाह के जाने के कुछ दिनों के बाद ही अल्लाह ताला ने मलका को बेटी से नवाजा। मलका उस बच्ची को देख देख कर रो रही थी और उसको बार बार अपने सीने से लगा रही थी। विलादत के वक्त एक दाई वहाँ पर मौजूद थी। उस मलका ने सारी बात उस दाई को बता दी कि बादशाह सलामत कह कर गए हैं कि अगर बेटी पैदा हुई तो मेरे आने से पहले उसको मार देना, लेकिन मैं अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती। उस दाई के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया और उसने अपनी मलका से कहा कि आप दिल छोटा ना करें, मैं इसको सबके सामने मारने के बहाने अपने घर ले जाऊंगी और इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, और अगर आप मुझे किसी तरीके से खर्चा वगैरह देती रहेंगी तो मैं इसको बहुत नाजों से पालूंगी। और महल में यह बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है। उस दाई ने उस बच्ची की परवरिश बहुत ही नाजों से की और मलका से चुपके चुपके मिलवा भी दिया करती। मलका अपनी बेटी को जिंदा देकर करार में आ जाती। उस दाई ने अपने इलाके में मशहूर कर रखा था कि ये मेरी नवासी है। जब बादशाह सलामत घर वापस आए तो उन्हें यही बताया गया कि लड़की पैदा हुई थी और उसको मार दिया गया है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी, वो दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादी ही लगती। एक दिन वो लड़की उस दाई के साथ कहीं से आ रही थी और इत्तफाकन उस बादशाह की सवारी भी उधर से ही गुजर रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और उसने अपने महल में पहुंचकर उस लड़की के बारे में सब पता करवा लिया। तो उसको मालूम हुआ कि एक दाई की नवासी है। चुनांचे उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवाया कि अपनी नवासी का रिश्ता बादशाह सलामत से कर दे। लेकिन हकीकत का मलका और उस दाई के अलावा किसी को भी पता ना था कि ये तो बादशाह की ही बेटी है। चुनांचे उस दाई ने इस राज को छुपाते हुए ये बहाना किया कि मैं ठहरी एक गरीब और बादशाह सलामत को ये जेब नहीं देता कि वो हमसे रिश्तेदारी जोड़े, इसलिए मेरे घर दोबारा मत आइएगा। लेकिन बादशाह ने फिर दूसरों के हाथ रिश्ता भिजवाया, लेकिन उस दाई ने फिर इनकार कर दिया। उस दाई को बहुत लालच दिया गया और डराया धमकाया भी गया, लेकिन वो दाई टस से मस न हुई। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर तशद्दुद किया जाए। बादशाह के लोग रिश्ता मुझसे कर महल में ले गए और उस दाई पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वो बेचारी दाई तो पहले ही बूढ़ी थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह सलामत ये कोई और नहीं आपकी ही बेटी है, मैंने झूठ बोला था कि आपकी बेटी को मार दिया। ये सुनकर बादशाह को एहसास हुआ कि मैं कितना गुनाह करने जा रहा था, मुझे खुदा ने बचा लिया। लेकिन बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया कि मेरी बेटी जिंदा है। चुनांचे उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकालकर मुझे दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये लड़की मर चुकी है। शहजादे को पता था कि अगर मैंने अपनी बहन को कत्ल ना किया तो बादशाह सलामत हम दोनों बहन भाइयों को कत्ल करवा देगा। चुनांचे वो अपनी बहन को लेकर जंगल में आ गया। भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई और वो अपनी बहन से कहने लगा कि मेरी बहन, मैं तुझे हरगिज कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। फिर उस शहजादे ने एक हिरन को तलाश किया और उसे कत्ल करके उसकी आंखें निकालकर बादशाह की खिदमत में पेश की कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। बादशाह ने एक शीशा मंगवाकर उसमें अपनी और उन आंखों का रंग चेक किया कि दोनों आंखों का रंग एक जैसा है या नहीं। जब उसने चेक किया तो उसे यकीन आ गया ये तो मेरी ही बेटी की आंखें हैं, क्योंकि दोनों की आंखों के रंग मिलते थे। मलका ने अपने बेटे से अलग होकर अपनी बेटी के बारे में पूछा। उस शहजादे ने अपनी माँ को सब हकीकत बता दी कि मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे जिंदा छोड़कर जंगल में आ गया हूँ। तो मलका अपने हाथ उठाकर अपनी बेटी के हक में दुआएं करने लगी कि या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। उधर शहजादी जंगल में रहने लगी और जंगल के फल वगैरह खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसके कपड़े भी फटे पुराने हो चुके थे। एक दिन उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ से गुजरा और उस लड़की ने दूर से ही घोड़ों के कदमों की आवाज सुन ली और वो फौरन एक दरख्त के ऊपर चढ़ गई। शिकार करते करते वो बादशाह थक चुका था और वो बादशाह भी इत्तफाकन उसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया जिस दरख्त के ऊपर वो शहजादी अपने आप को छुपा कर बैठी थी। अचानक उस बादशाह की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वो अच्छी तरह अंदाजा ना लगा सका कि कौन है, क्योंकि उसने अपने आप को दरख्त के पत्तों से ढांपा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम कोई जिन हो, भूत हो या इंसान, जो कुछ भी हो मुझे बताओ। तो वो लड़की डरते डरते नीचे उतरी तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और दिलो जान से उस शहजादी पर फिदा हो गया। बादशाह ने उसे कुछ पूछे बगैर ही कहा कि मैं एक बादशाह हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत से रखूंगा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसने फौरन हामी भर ली। बादशाह उसे लेकर अपने वतन पहुंचा तो अपने महल में ही उससे शादी करके उसे अपनी मलका बना लिया। फिर 1 साल के बाद बादशाह को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा बेटा दिया। इस तरह चंद सालों में ही 3 बेटे पैदा हो गए। बादशाह एक दिन अपनी मलका से पूछने लगा, अब जबकि हमारे 3 बच्चे हो चुके हैं तो तुम अपने बारे में मुकम्मल बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से हो और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है। पहले तो मलका ने टालना चाहा, लेकिन बादशाह ने जब इसरार किया तो उस मलका को अपना सब सच बताना पड़ा। फिर मलका ने अपने बारे में सब सच बता दिया कि मेरा वालिद एक बादशाह है और उसे बेटियों से नफरत थी और जब मैं पैदा हुई तो किस तरह मुझे मरवाने की कोशिश की और फिर किस तरह बादशाह ने कत्ल करने के लिए जंगल में भेज दिया और वहाँ पर मेरी मुलाकात आपसे हो गई और आपसे शादी हो गई। बादशाह ने कहा कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवाने के लिए ले जाऊंगा।
पहले तो उस मलका ने इनकार किया कि मैं अपने जालिम बाप से नहीं मिलना चाहती। फिर माँ का ख्याल आया कि माँ से जिस बादशाह ने अपनी बीवी और बच्चों को लश्कर के साथ भेज दिया और खुद किसी जरूरी काम से रुक गया और साथ में अपने वज़रा से कहा कि तुम मेरे बच्चों और मलका को लेकर लश्कर के साथ जाओ, मैं तुम्हें पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर आकर मिलूंगा। चुनांचे उस बादशाह ने अपने लश्कर के साथ बीवी और बच्चों को भेज दिया। जब पहली मंजिल पर शाम हो गई तो रात गुजारने के लिए खेमे लगना शुरू हो गए। तो मलका ने देखा कि वजीर का खेमा उसके खेमे के साथ लग रहा है। मलका ने कहा कि तुम अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। वजीर ने कहा कि बादशाह ने हुक्म दिया था कि हम आपका ख्याल रखें। मलका ने कहा कि तुम मेरी परेशानी मत, लेकिन वजीर ना माना और अपना खेमा मलका के खेमे के साथ ही लगा लिया। सबने रात का खाना खाया। खाना खाने के फौरन बाद सब सो गए क्योंकि दिन भर के वो थके हुए थे। सिर्फ वजीर ही था जो जाग रहा था क्योंकि उसके दिल में खोट थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वो मलका के खेमे में चला गया। मलका की आंख खुल गई तो मलका ने उस वजीर को ललकार कर कहा कि तुम जाओ, मेरे खेमे से निकल जाओ। लेकिन उस वजीर के दिमाग में शैतान सवार था। उसने मलका की एक ना सुनी और आगे बढ़ने लगा। मलका ने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं एक बादशाह की मलका हूँ और एक पाक दामिन औरत हूँ। तुम्हें मालूम है कि बादशाह तुम्हारा क्या हाल करेगा। लेकिन वजीर आगे बढ़ता रहा तो मलका ने अपना सबसे बड़ा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम आगे मत बढ़ो। उस जालिम वजीर ने मलका की एक ना सुनी और उस मासूम बच्चे का सर काट दिया। मलका ये देखकर रोने लगी। जब उसने देखा कि वजीर किसी तरह भी नहीं टलेगा तो उसने वजीर से कहा कि मैं एक पाक दामिन औरत हूँ, मैं वजू से हूँ, मुझे अपना वजू तोड़ लेने दो। वजीर ने कहा कि ठीक है। फिर मलका खेमे से बाहर निकल गई और अपने आप को बड़ी बड़ी झाड़ियों में छुपा लिया। पहले तो वजीर इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद वो मलका को ढूंढने के लिए बाहर निकल आया। काफी देर वो ढूंढता रहा लेकिन मलका उसको नजर ना आई। आखिरकार वो दोबारा मलका के खेमे में गया और उस बच्चे की लाश को ठिकाने लगाया। इतने में सुबह हो चुकी थी तो वो अपने खेमे में चला गया। जब सुबह हुई तो मलका अपने खेमे में आई और अपने बड़े बेटे को ना पाकर बहुत ज्यादा रोई। अब सुबह के वक्त लश्कर फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगा। सफर करते करते आखिर जब शाम हो गई तो वो लोग एक जगह पर रुक गए और सबने अपने खेमे लगाना शुरू कर दिए। अब मलका ने देखा कि वजीर का खेमा उसके खेमे से दूर लग रहा है, लेकिन वकील का खेमा उसके खेमे के साथ लग रहा है। मलका ने कहा कि ए वकील, तू अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगा। उस वकील ने कहा, ए मलका, हमें बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपका ख्याल रखा जाए। मलका ने कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपना खेमा मुझसे दूर लगाओ। लेकिन वो वकील भी ना टला। जब तमाम लश्कर वाले सो चुके तो वो वकील मलका के खेमे में गया। मलका परेशानी के आलम में पहले ही जाग रही थी। मलका ने फिर उस वकील को कहा कि तुम जाओ, मेरे खेमे से निकल जाओ। लेकिन वकील के दिमाग में शैतान सवार था। उसने किसी तरह भी मलका की बात ना मानी। मलका ने फिर अपना छोटा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, तुम वापस लौट जाओ। उस जालिम शख्स ने भी उस बच्चे का सर काट दिया। मलका ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी और उसे जब मालूम हो गया कि यह शख्स टलेगा नहीं तो उसने कहा कि मैं एक पाक दामिन औरत हूँ और मैं वजू से हूँ, मुझे इतना वक्त दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूँ। उस शख्स ने कहा ठीक है, तुम्हें वक्त मिलता है। मलका फिर खेमे से बाहर निकल गई और अपने आप को फिर झाड़ियों में छुपा लिया। वो शख्स काफी देर इंतजार करता रहा लेकिन मलका अंदर ना आई। आखिरकार वो थक हार कर बाहर निकला और उसने मलका को ढूंढना शुरू किया, लेकिन मलका को ढूंढने में नाकाम रहा। इसके बाद वो शख्स फिर मलका के खेमे में गया और उसके बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने लगा। इतने में सुबह हो गई और मलका फिर अपने खेमे में आ गई और अपने बेटे को ना पाकर बहुत ज्यादा रोने लगी। इसी तरह जब तीसरी मंजिल पर वो लोग पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने क़याम किया तो फिर मलका ने देखा कि वकील और वजीर का खेमा उसके खेमे से दूर लग रहा है, लेकिन आज काजी का खेमा उसके खेमे के पास लग रहा है। उस मलका ने काजी से कहा कि काजी साहब, आप अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाइए। फिर काजी ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसा कि वकील और वजीर ने कहा था कि हमें बादशाह ने कहा कि आपका ख्याल रखें। मलका फिर कहने लगी कि मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी वकील और वजीर की तरह ना माना और अपना खेमा मलका के खेमे के साथ लगा लिया। फिर जब रात हो गई तो वो काजी मलका के खेमे में पहुंच गया। मलका ने उसे देखकर कहा कि काजी साहब, वजीर और वकील तो जाहिल थे, लेकिन आप तो आलिम हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपको खुदा का वास्ता देती हूँ कि यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो काजी भी पीछे ना हटा और आगे बढ़ता रहा। मलका ने फिर अपना सबसे छोटा बेटा आगे कर दिया और कहा कि ए काजी, तुम इस मासूम का वास्ता पीछे हट जाओ। लेकिन उस सालिम काजी ने उस मासूम बच्चे का सर काट दिया। माँ ये देखकर रोने लगी और कहा, मैं तो पाक दामिन औरत हूँ और वजू से हूँ, मुझे इतना वक्त दीजिए कि मैं अपना वजू तोड़ लूँ। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, तुम अपना वजू तोड़ लो और तुम्हें वक्त दिया जाता है। तो मलका अपने खेमे से बाहर आई और वहाँ से भागने लग गई। उधर काजी खेमे में उसका इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर गुजरने के बावजूद मलका जब ना आई तो उसने मलका को बाहर जाकर ढूंढा। काफी देर ढूंढा लेकिन मलका उसको मिल ना सकी। फिर वो मलका के खेमे में गया और मलका के बेटे की लाश को ठिकाने लगाने लगा। उधर शहजादी खौफ के मारे वहाँ से भाग पड़ी और भागते भागते सुबह हो गई तो उसने देखा कि सामने दरिया है और साथ में दरिया को देखती जा रही थी और ये सोचती जा रही थी, अगर बादशाह ने अपने बच्चों के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। शहजादी का दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने बेटों को भी याद कर रही थी और अपने खावंद का भी डर था कि उसकी बातों का यकीन किया जाएगा कि नहीं। मलका ने बादशाह का खौफ और बच्चों का दर्द दिल में लिए दरिया में छलांग लगा दी। दरिया की मौजें उसे बहाकर एक किनारे पर ले गई। उधर किनारे पर 6 मर्द थे जिन्हें देखकर शहजादी डर गई कि उधर 3 मर्दों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पर 6 मर्द
और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये मेरी है, दूसरा कहता कि नहीं ये मेरी है। अलगर्ज वो उसको लेकर अपने वालिद के पास पहुंचे कि हमारा वालिद जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। उनका वालिद एक समझदार आदमी था। उसे मालूम हुआ कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि किसी अमीर घर की लगती है। वालिद ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने बेटों से कहा कि देखो मेरे बच्चों, तुम्हारी कोई बहन नहीं और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपनी बहन बना लो। सब लड़के हंसी खुशी इस बात पर मुत्तफिक हो गए। वो उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखते और वो उनके घर के काम काज कर देती। उधर बादशाह जब अपने लश्कर में पहुंचा तो उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन वजीर, वकील और काजी ने कहा कि आपकी मलका तो एक डायन थी जो अपने बच्चों को खाकर खुद भाग गई। बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि ये तीनों अफराद मुझसे नजरें नहीं मिला रहे। बादशाह ने कहा कि पहले तो उस तरफ चलते हैं जहाँ का मकसद लिए हम जा रहे थे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और वहाँ जाकर अपने सुसर से पूछूं तो सही कि आखिर क्या वजह है कि आप अपनी बेटियों से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बेटी एक डायन बन गई और अपने बच्चों को खा गई। दूसरी तरफ वो मलका उस किसान के घर रह रही थी और वो लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और वो भी उनके घर के काम काज करती थी। एक दिन उसे किसी से मालूम हुआ कि वो तो अपने वालिद के मुल्क में है। शहजादी को मालूम था कि मेरे वालिद को किस्से सुनना बहुत पसंद है। उसने अपने भाइयों से कहा कि बादशाह से कहें कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, उसे आप शाही किस्सा गो के तौर पर रख लें। चुनांचे वो भाई बादशाह के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, आपको रोज एक नया किस्सा सुनाएगी। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम उसे ले आना, अगर हमें उसके किस्से पसंद आए तो हम उसे रख लेंगे। चुनांचे वो अपने भाइयों के साथ शाम को दरबार में चली गई और उसने अपने चेहरे को निकाब से छुपा रखा था और दरमियान में पर्दा भी हायल था। उसने एक किस्सा सुनाया और बादशाह को पसंद आ गया। उसने कहा ठीक है, तुम्हें हम शाही किस्सा गो के तौर पर रख लेते हैं और रोज शाम को आकर एक नया किस्सा सुना देना। इसी तरह वो रोज आती और एक शाम को किस्सा सुनाकर चली जाती और उसके भाइयों को बादशाह बहुत से इनामो इकराम से नवाजता। हस्बे मामूल एक दिन उसने देखा कि बादशाह के पास उसका शोहर मौजूद है और साथ में काजी, वजीर और वकील भी मौजूद हैं। उसने सोचा कि आज अपना वाकया सुना ही देती हूँ। चुनांचा उसने बादशाह से कहा कि मैं आज आपको खास दास्तान सुनाऊंगी। दास्तान शुरू करने से पहले जिसने वॉशरूम से होकर आना है वो हो आए, लेकिन दास्तान के दौरान कोई भी नहीं उठेगा। सब अफराद ने हामी भर ली कि ठीक है, तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, हमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शहजादी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू की कि एक जालिम बादशाह था जिसको बेटियों से नफरत थी। उसके घर बच्ची पैदा हुई तो उसकी माँ ने बच्ची को दाई के हवाले कर दिया और बादशाह को बताया कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने उसे मार दिया है। उधर वो बच्ची दाई के पास रहने लगी और दाई ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। बच्ची जब जवान हुई तो बादशाह की किसी तरह उस पर नजर पड़ गई और उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवा दिया, लेकिन दाई ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस बादशाह ने दाई पर तशद्दुद करवाया। दाई बूढ़ी हो चुकी थी और मार को ज्यादा बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह सलामत ये कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी है। फिर उस बादशाह ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ इसको जंगल में ले जाओ और इसको कत्ल कर दो और इसकी आंखें लेकर आना। फिर भाई अपनी बहन को लेकर जंगल में चला गया। इतना कहकर वो खामोश हो गई। वो बादशाह बूढ़ा हो चुका था और अपनी बेटी को बहुत याद करता था और परेशान रहता था कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल क्यों करवाया। इसलिए वो बड़ी बेताबी से बोला कि तुम अपना किस्सा सुनाती जाओ, रुकना मत। इतने में उसने ढेर सारे इनामो इकराम उसके भाइयों के हवाले किए और कहा कि किस्सा सुनाती जाओ। शहजादी ने भी वाकया सुनाना शुरू किया और कहा कि जंगल में जाकर भाई ने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने जंगल में से एक हिरण को पकड़कर उसको कत्ल किया और उसकी आंखें निकालकर बादशाह को दिखा दी, जिसकी वजह से बादशाह को यकीन आ गया कि उसकी बेटी को कत्ल किया जा चुका है। इस तरह वो शहजादी जंगल में रहने लगी और वहाँ के फल वगैरह खा के अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन उसी जंगल से एक बादशाह का गुजर हुआ। उसने शहजादी को देखा तो शहजादी पे फिदा हो गया और उसने उस शहजादी से महल में जाकर शादी कर ली। वक्त गुजरने के साथ उनके 3 बेटे पैदा हुए। एक दिन उस बादशाह ने अपनी मलका से कहा कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा वालिद कौन है और तुम कहाँ से हो। और उस मलका ने बादशाह को बता दिया कि उसका वालिद एक बादशाह था और उससे बेटियों से नफरत थी। फिर बादशाह ने मलका से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप और माँ से मिलवाने ले जाता हूँ। फिर उस बादशाह ने अपने बच्चों और मलका को लश्कर के साथ रवाना किया और खुद एक जरूरी काम से रुक गया और उसने कहा कि मैं तुम लोगों से पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर आ मिलूंगा। इतना कहकर वो शहजादी खामोश हो गई। तो उसका शोहर बड़ी बेकरारी से बोला कि तुम अपना वाकया सुनाती जाओ, क्योंकि उसको मालूम था कि यह वाकया मलका का और उसका अपना है और वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में जानना चाहता था। फिर शहजादी ने अपना वाकया सुनाना शुरू किया और बताया कि पहली मंजिल पर किस तरह वजीर ने अपना खैमा उसके खैमे के पास लगाना शुरू किया तो मलका ने उसको रोका कि तुम अपना खैमा मेरे खैमे से दूर लगाओ, लेकिन वजीर ने कहा कि हमें बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपका ख्याल रखा जाए। और जब रात हुई तो वो वजीर मलका के खैमे में घुस गया और आगे बढ़ने लगा। मलका ने जब रोका तो वो ना रुका। फिर
پھر ملکہ نے اپنے بیٹا آگے کر کے اس کا واسطہ دیا لیکن اس نے اس بچے کا سر کاٹ دیا اور ملکہ نے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا پول کھل رہا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ جس نے واش روم جانا ہے پہلے ہو آئے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ چپ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ملکہ نے پھر واقعہ سنانا شروع کیا کہ جب دوسری منزل آئی تو کس طرح وکیل نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگانا شروع کیا۔ ملکہ نے پھر اس کو روکا تو وہ بھی وزیر کی طرح نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ پھر رات ہوئی اور سارے لشکر والے سو گئے تو وہ وکیل ملکہ کے خیمے میں گھس گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانا تو ملکہ نے اپنا بیٹا آگے کر دیا اور اس سے کہا کہ تم اس بچے کے سر کی قسم کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس وکیل نے اس بچے کا سر کاٹ دیا۔ اور ملکہ نے وکیل سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، تو مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ ملکہ نے اپنے آپ کو کسی طرح خیمے سے نکال کر باہر آئی اور جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ وہ ملکہ کو ڈھونڈتا رہا لیکن ملکہ کو ڈھونڈ نہ سکا۔ اس طرح پھر وہ خیمے میں گیا اور بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور لشکر پھر روانہ ہو گیا۔ تیسری منزل پر ملکہ نے دیکھا کہ وزیر اور وکیل کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن اب کی بار قاضی نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگایا ہے۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود وہ بھی نہ رکا اور رات کو اس کے خیمے میں آ گیا۔ ملکہ نے اسے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، آپ خدا کا خوف کریں اور خیمے سے باہر نکل جائیں۔ قاضی بھی نہ مانا اور اس نے اپنا تیسرا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم یہاں سے نکل جاؤ۔ قاضی نے بھی اس بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملکہ نے پھر کہا کہ میں پاک دامن عورت ہوں، مجھے اتنا وقت ہو کہ میں وضو توڑ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ملکہ وہاں سے نکلی اور بھاگ کھڑی ہوئی اور وہ کسی طرح عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک دریا تھا اور دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب قاضی کو بھی پتا چل گیا کہ یہ واقعہ تو اس کا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کو ڈانٹ دیا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جب تک داستان ختم نہیں ہوتی تم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر شہزادی نے واقعہ سنانا شروع کیا کہ کس طرح ملکہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے بھاگتے سامنے ایک دریا آیا اور اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجوں نے اسے کسی کنارے لگا دیا اور سامنے 6 مرد تھے۔ اب ملکہ گھبرا گئی، وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ یہ تم لوگوں کی بہن ہے۔ وہ سب اس کا بہن کی طرح خیال رکھنے لگ گئے اور وہ ان کے گھر کے کام کاج وغیرہ کرتے تھی۔ بھائیوں کو محسوس ہوا یہ تو ہمارا واقعہ ہے اور بہت توجہ سے سننے لگ گئے۔ ایک دن اس ملکہ کو پتا چلا کہ یہ ملک تو اس کے اپنے والد کا ہے اور اس کو پتا تھا کہ میرے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اس نے ان 6 بھائیوں سے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، آپ اس سے قصے سنا کریں۔ اگر آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو آپ شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیجیے۔ چنانچہ وہ بھائی اس بہن کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے قصہ سنا اور اس کو پسند آ گیا تو اس نے اس لڑکی کو اپنے دربار میں ملازمت دے دی۔ بادشاہ بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ اب دونوں بادشاہوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات رکھے، انہوں نے اس کا اپنی بہنوں کی طرح خیال رکھا، وہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی۔ جب بھائیوں کو پتا چلا یہ واقعہ تو ہمارا ہے، وہ بڑی توجہ سے سننے لگے۔ اتنے میں وہ خاموش ہو گئی۔ دونوں بادشاہوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ تم اپنا قصہ جاری رکھو۔ پھر اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ کسی طرح اس شہزادی کو معلوم ہوا کہ یہ ملک تو اس کے اپنے والد کا ہے اور اسے معلوم تھا کہ میرے والد کو کہانیاں سننا بہت پسند ہے، اس لیے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، اگر آپ کو پسند آ جاتے ہیں تو ہماری بہن کو ایک شاہی قصہ گو کے طور پر اپنے پاس رکھ لیجیے۔ چنانچہ اس کے بھائی بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بہن کو قصے بہت آتے ہیں، آپ اس کے قصے سنیے، اگر آپ کو قصے پسند آتے ہیں تو انہیں شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے دیجیے گا۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے قصہ سنا اور اسے پسند آ گیا تو اس نے اس کو ملازمت دے دی۔ اتنے میں اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا۔ دونوں بادشاہ حیران و پریشان ہو گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ باپ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ ادھر ملکہ کے شوہر بادشاہ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا کہ ملکہ زندہ و سلامت ہے۔ پھر اس کے باپ بادشاہ نے وزیر، وکیل اور قاضی کو سخت سزا سنائی۔ اس نے 12 گھوڑے منگوائے اور تینوں شخصوں کے ہاتھ پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت بھگا دیا، جس کی وجہ سے ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح ان بدذاتوں کو سزا مل گئی۔ شوہر بھی شرمندہ تھا کہ مجھے اس طرح اپنے بیوی اور بچوں کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔